नमस्कार। एमपी तक पे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आप लोग के साथ आकांक्षा ठाकुर और आज एक खास मेहमान जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति के बहुत ही लोकप्रिय चेहरे हैं और सांसद हैं गुना से, वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत होगी, 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी और भी बहुत सारी बातों पर चर्चा होगी। और गुना से सांसद, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव, केपी यादव जी हमारे साथ आज मौजूद है। केपी यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एमपी तक पर आने के लिए। जी, 2023 वो साल जब मध्य प्रदेश के लिए काफी बड़ा साल रहने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप गुना से सांसद हैं। 2023 के लिए अगर मैं बीजेपी की रणनीति पर बात करूं तो क्या रणनीति बीजेपी लेकर उतर रही है मैदान में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय की विचारधारा को लेकर काम किया है और हम लोग इसलिए 24 घंटे और 12 ही महीने हमेशा काम करते रहते हैं। जनता के हितों में, जनता की भलाई के लिए, जनता के बीच में रहते हैं और हमारी तैयारी हमेशा रहती है। तो अभी कोई ऐसी रणनीति बनी हो या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सतत काम करते ही रहते हैं, निरंतर हमारा काम चलता रहता है। तो हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए। जी, हमेशा बिल्कुल कहा भी जाता है कि बीजेपी जो है वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म नहीं होता है, दूसरे की तैयारियों में लग जाते हैं। 2023 के बाद 2024 भी है। आप इससे पहले ही सांसद जो हैं गुना से हैं और पहली बार आप सांसद बने, सिंधिया को आपने हराया है। 24 को लेकर आपकी क्या तैयारी है? काम कर रहा हूँ तो निश्चित ही एक कार्यकर्ता के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हमारा 23 में भी विज़न बिल्कुल क्लियर है और 23 में हम निश्चित ही फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और 24 में तो रिकॉर्ड बहुमत से पूरे देश में जो 19 में लहर चली थी वही लहर फिर से चलेगी और माननीय मोदी जी पूर्ण बहुमत से फिर से देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, तो 24 में गुना से ही लड़ेंगे चुनाव? देखिए, मैंने ये कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ। हमारी पार्टी में हम सभी कार्यकर्ता हैं और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संगठन जो तय करेगा, जिसको जो दायित्व देगा वो अपने उस दायित्व का निर्वहन करेगा। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा काम करते आया हूँ और करते रहूँगा। सिंधिया को आपने हराया था और अब सिंधिया जो है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। आपके संबंधों की अगर बात करूं सिंधिया के साथ तो वो कैसे हैं? देखिए, मेरे संबंध उनसे कई पीढ़ियों से हैं। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी वैद्य रहे और सिंधिया परिवार से जुड़े रहे। मेरे ग्रैंडफादर भी पॉलिटिक्स में आए और वो भी सिंधिया परिवार से जुड़े रहे। मेरे फादर भी राजमाता साहब से जुड़े रहे। फिर स्वर्गीय माधवराव जी से भी मेरे फादर जुड़े रहे। मेरे फादर जो है जब गुना अशोकनगर एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था तो वहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष रहे, मेरे क्षेत्र में मंडी अध्यक्ष रहे, कई बार लगातार जिला पंचायत में सदस्य रहे। उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा। तो मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ और उनसे मेरे संबंध हमेशा से ही मेरे परिवार के अच्छे संबंध रहे हैं। आज तो वो मेरी पार्टी में हैं, बड़े नेता हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। तो निश्चित ही मेरे आज भी उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। जी, सिंधिया जब बीजेपी में आए उसके बाद कई जगह पे अटकलें लगी। आपके कुछ समर्थकों ने आरोप भी लगाया कि आपके साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। ये तमाम जो अटकलें हैं या ये जो आरोप लगे हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग बीजेपी में माननीय सिंधिया जी के साथ आए हैं वो सभी आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम सभी लोग एक पेज पर रहते हैं। हम अंत्योदय के लिए काम करते हैं, पार्टी के रीति नीति के हिसाब से काम करते हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का या हमारे संगठन का जो निर्देश होता है हम उसका पालन करते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो सभी मेरे साथ बिल्कुल कॉपरेट करके चलते हैं और हम सभी साथ में हैं। अब एक दो लोग कोई ऐसे हो सकते हैं जिनको व्यक्तिगत मेरे से तकलीफ़ होगी तो ठीक है, पर हम एक पेज पे हैं। हो सकता है कुछ लोग हम एक लाइन पे ना हो पर एक पेज पर तो हैं ही हम। जी, तो एक लाइन पे ना हो लेकिन एक पेज पर हैं, ये आपने कहा। और मध्य प्रदेश की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव का ये साल है और इस वक्त मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकल रही है। आपका जो संसदीय क्षेत्र है गुना, वहाँ क्या आप विकास यात्रा में सम्मिलित होंगे? विकास यात्रा को लेकर क्या कुछ आपके प्लान्स हैं? निश्चित ही मैं 13 तारीख को जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म होता है 14 तारीख से विकास यात्राओं में रहूँगा और हमारी सरकार की, केंद्र की और प्रदेश की जो उपलब्धियाँ हैं
उनको जनता के बीच में रखूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी सत्र चालू होने से पहले भी अपने लोकसभा क्षेत्र में एक सांसद शक्ति केंद्र संवाद यात्रा निकाली थी, जिसमें कि मैं अपने पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जो भी जिस क्षेत्र में मैं गया, मैं हर शक्ति केंद्र तक गया हूँ। तो हर शक्ति केंद्र पे वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ के हितग्राहियों से मिला और बड़ा उत्साह था। हर जगह जाकर हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उनसे वहाँ की समस्याओं के बारे में जाना। हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो लोगों से बात की किन किन को घर मिले, उनके घर जाके मैंने उनके घर देखे। माताओं बहनों से पूछा कि आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, और उनके घर जाके चाय भी पी, बाकायदा उसी गैस के चूल्हे पर चाय बना के माताओं बहनों ने चाय पिलाई। किसानों से बात हुई कि आपको किसान सम्मान निधि मिल रही है क्या, तो उन्होंने भी बड़े उत्साह से कहा कि साहब छोटे छोटे खर्चे के लिए कई बार हमको जो है कर्ज लेना पड़ता था या हम लोगों को लोगों के समक्ष हाथ फैलाना पड़ता था, पर ये किसान सम्मान निधि से हमारे छोटे मोटे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं और लोग इंतज़ार करते हैं कि ये सम्मान निधि कब आने वाली है अब। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी इतने बड़े दिल के हैं कि 6,000 रुपये अगर केंद्र से लोगों को मिल रहे थे तो 4,000 रुपये उन्होंने भी उसमें जोड़ दिए, तो 10,000 रुपये किसानों को मिलते हैं। तो ऐसी कई जनहितकारी जनकल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र की हैं और जो प्रदेश की हैं, उनके बारे में लोगों से बात की, उनको ठीक से लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो लोगों में बड़ा उत्साह था और सभी जगह मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही थी। और निश्चित ही अब ये जो विकास यात्रा निकल रही है, इसमें भी हम जो भी काम हमारे सैंक्शन हुए, कुछ जगहों का भूमि पूजन होना है, कुछ काम ऐसे हैं जिनका लोकार्पण होना है, तो साथ में हम वो भी करते चल रहे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं। अगर कोई और भी लोगों की समस्याएं हैं या किसी योजना से कोई हितग्राही जो पात्र व्यक्ति है अगर वो वंचित रह गया है, तो हम उसकी भी जानकारी ले रहे हैं और पूरा प्रयास रहता है कि उन लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिले जो पात्र हितग्राही है। विकास यात्रा की हम बात कर रहे हैं और कई तस्वीरें सामने आई जिसमें लोगों की नाराजगी जो है वो जो विधायक या जो प्रभारी मंत्री हैं उनको झेलनी पड़ी। नाराज भी लोग दिखाई दे रहे हैं, विकास यात्रा में नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं अपने विधायकों से, मंत्रियों से। देखिए, मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, आप मेरी यात्राओं के सारे फ़ोटोज़ और ये मेरे पेज पे भी डले हैं, मेरे फेसबुक पे भी होंगे और सारे अखबारों में भी आया था। आप देख सकते हैं कि लोगों में बड़ा उत्साह था, लोगों ने बहुत स्वागत किया है और हो सकता है सरकार की योजनाओं से लोग बहुत खुश हैं, चाहे केंद्र की योजनाएं हों चाहे प्रदेश की योजनाएं। और लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दोनों से बहुत ही प्रभावित हैं और वाकई में उनके जीवन में जो जीवन के स्तर में जो सुधार आया है उससे लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। हम अगर अंत्योदय की भावना को लेकर चले थे तो हमने एक एक गरीब, किसान, महिला, मजदूर, इनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाए हैं। जैसे कि आप अभी देखते होंगे कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ था उसमें भी अमृतकाल की बात हुई। तो अमृतकाल की बात इसलिए हुई कि हम लोगों को अमृत देने का काम कर रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। इन 75 वर्षों में से 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उन्होंने लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पाए। हमेशा गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, लेकिन हमारे किसानों ने, महिलाओं ने, वंचितों ने, पिछड़ों ने एक तरह से विष का घूंट पिया है। उनको हम अच्छी शिक्षा देके, आवाज़ देके, उनको किसान सम्मान निधि देके, उनको शिक्षित करके, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ देके, उनको घर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचा के, उनको गांव-गांव तक रोड पहुंचा के, उन तक बिजली के कनेक्शन पहुंचा के, ये सब देके हम उनको अमृत देने का काम कर रहे हैं। इसलिए इसको अमृतकाल कहा गया है कि आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और जिन चीज़ों से वो आज तक वंचित रहे थे उन चीज़ों की पूर्ति अगर किसी ने की है, लोगों को, गरीबों के जीवन में अगर खुशहाली कोई लेके आए हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। तो हम उनको अमृत देने के काम कर रहे हैं। इन्होंने तो आप देखेंगे कि 2014 से पहले हर दिन पेपर में एक नया स्कैम आता था। कभी 2G, 3G, कोयला, अन्य तरह के स्कैम आते थे। और 2014 के बाद से, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तब से हर रोज पेपरों में एक नई स्कीम आती है जिससे कि गरीबों का, वंचितों का, उनका कल्याण कैसे हो, उनके जीवन में खुशहाली कैसे आए।
तो उन्होंने स्कैम करके देश को लूटा है और हमने स्कीम्स के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए हैं। ये फ़र्क है उनमें और हम में। ये जो साल है, चुनावी साल है, और विपक्ष का ये आरोप है मध्य प्रदेश में कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भारी है। बीजेपी का हमने एक मॉडल देखा है कि एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए सीएम को बदल देते हैं, कैबिनेट रिशफल हो जाता है। मध्य प्रदेश में इसके कितने चांसेस आपको नजर आते हैं? मैंने आपसे वही कहा कि ये हम मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि हमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जैसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो बहुत ही संवेदनशील हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और जनता के हितों के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता को कैसे मूलभूत सुविधाएं पहुंचें उसके लिए नित नई योजनाएं बनाते हैं। चाहे आप जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने तो ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जब भी किसी गरीब को, किसी मजदूर को जब ऐसा लगता है कि उस जगह सरकार ने उसकी मदद करनी चाहिए, जब भी उस पर कोई विपत्ति आती है तो तब किसी न किसी योजना के माध्यम से हर उस व्यक्ति को सरकार लाभ पहुंचा रही है। जन्म हो तो पैसे, शिक्षा के लिए तो पैसे, कन्यादान को लेके शादियों के लिए पैसे, और तो और ये योजना कहीं नहीं होगी कि तीर्थ दर्शन योजना, हमारे बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की तक उन्होंने योजना बना रखी है। बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए सरकार पूरा खर्चा दे रही है। तो उन्होंने तो ऐसी ऐसी योजनाएं बना रखी हैं कि लोग इसीलिए उनको मामा कहते हैं। तो बच्चा बच्चा एक एक बच्चा जो है पूरे मध्य प्रदेश का उन्हें मामा कह के पुकारता है। और तो और अभी तो उन्होंने लाडली बहना एक योजना निकाली है। तो ऐसी अनेकों अनेक योजनाएं, पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया है हमारे जनजाति भाइयों के लिए कि उनको उनका अधिकार मिल सके। तो उन्होंने तो हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर समुदाय के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा परिवार होगा जो किसी ना किसी योजना का लाभ ना ले रहा हो। तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जैसे हमें मुख्यमंत्री मिले हैं और निश्चित ही उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत से, बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी। बिल्कुल, बीजेपी को लेके भी बात हुई। थोड़ी बात मैं आपके परिवार को लेके करूंगी। आपके भाई साहब जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आपने रोका नहीं उन्हें? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि मैं एक राजनीतिक परिवार से हूं और मेरे फोर फादर से लेके, ग्रैंडफादर से लेके मेरे फादर सभी लोग राजनीति में रहे हैं। इवन मेरी वाइफ भी जिला पंचायत सदस्य रही है और मेरे जो ब्रदर हैं उनकी वाइफ भी अभी जिला पंचायत सदस्य है। तो ये अपनी अपनी विचारधारा है। वो 40 साल के हैं, वयस्क हैं, तो उनकी अपनी विचारधारा है। उनको कहाँ काम करना है, किसके साथ काम करना है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और हमारे देश में ऐसे कई परिवार हैं जिनके लोग अन्य पार्टियों में काम करते आए हैं। अगर हम गांधी परिवार की बात करें तो वरुण जी और मेनका जी हमारे भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या राहुल जी भी बीजेपी में और कभी भी आ भी सकते हैं। मैं अगर बात करूं मेरे मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं जो मेरे यहाँ से हमेशा सांसद रहे, आज हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय सिंधिया जी, उनके परिवार में भी उनकी बुआ जी जो है भारतीय जनता पार्टी में थी, वो कांग्रेस में थे, अब वो भी बीजेपी में आ गए हैं। तो ऐसे कई परिवार हैं और अपनी अपनी विचारधारा है। जिसको जहाँ काम करना है, जनता की सेवा करनी है, तो जिसको जैसा जो माध्यम ठीक लगता है वो वहाँ जाके अपना काम कर सकता है। जी। 2019 से पहले आप सिंधिया के साथ पाए जाते थे कहीं, या फिर साथ थे। 2019 में ऐसा क्या हुआ कि आपने सिंधिया का साथ छोड़ दिया? देखिए, मैं ही नहीं, मैं कहूँगा देश का हर युवा मोदी जी के कामों से, उनका जो 14 से लेकर 19 तक का कार्यकाल था, उससे हर व्यक्ति प्रभावित हुआ। मैं बड़े गंभीरता पूर्वक आपसे ये बात कह रहा हूँ। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मैंने एक किसान परिवार में जन्म लिया। मेरे फादर एक किसान थे, मैं खुद एक किसान हूँ। मेरा लालन पालन भी एक सामान्य परिवार में हुआ। मैंने गांव भी देखा है, गरीबी भी देखी है, गौ माता भी देखी है, किसान को भी देखा है और किसानी को भी देखा है। और मेरा क्षेत्र जो है वो एक ग्रामीण क्षेत्र है। वहाँ पे कृषि ही मुख्य लोगों का रोजगार का साधन है। उस क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था,
कहीं ना कहीं कई चीज़ों से हमारा क्षेत्र उन चीज़ों से वंचित रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से इस देश की बागडोर संभाली, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, उनकी अनेकों अनेक योजनाओं से, योजनाएं तो बनी, उन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हुआ और एक एक गरीब व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचा। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, उज्ज्वला की करें, अन्य कई कई योजनाओं का, तो लोगों के ज़िंदगी में खुशहाली आई। और मुझे ये लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी में ही रहकर मैं अपने लोगों की ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ, अपने क्षेत्र का ज़्यादा विकास कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ और मुझे जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ही शायद इस क्षेत्र का हित छुपा है और मैं उनसे प्रभावित, मैं क्या पूरा देश का युवा आज भी माननीय मोदी जी से प्रभावित है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की अनेकों अनेक योजनाएं जो वो मध्य प्रदेश के लिए लेके आए। मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था, जहाँ सड़कें नहीं दिखती थी, गड्ढे ही गड्ढे दिखते थे, जहाँ लाइट कभी नहीं आती थी, जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था, जहाँ अनेकों अनेक कमियाँ थीं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बीमारू राज्य को एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है। उनकी अनेकों अनेक योजनाओं से भी मैं प्रभावित हुआ। और जब मेरी चर्चा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से हुई तो वाकई में वो भी एक साधारण परिवार से आते हैं, एक किसान के बेटे हैं, और जो हमें लगा जो मध्य प्रदेश को चाहिए था वो एक ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जो जिसने गांव, गौ माता, गरीबी, किसानी देखी हो, वही लोगों का शायद भला कर सकता है। मैं उनसे भी काफ़ी प्रभावित था और जब मुझे मौका मिला कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए तो निश्चित ही मैं ऐसा मौका क्यों छोड़ता। मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और जिस दिन से मैं आया हूँ मुझे बड़ा गर्व है और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि आज वो मेरा परिवार है और मैं बहुत ही आनंद के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो देश के लिए काम करती है, जिसके लिए देश सर्वप्रथम है, फिर पार्टी और फिर हम सब। तो हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश हित में, राष्ट्र हित में जो काम कर सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ही रह के कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। जी, राहुल गांधी का आपने बीच में जिक्र किया था और राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा अपनी पूरी की है। मध्य प्रदेश में 12 दिन ये यात्रा रही। साल के शुरुआती दिन में ही राहुल गांधी ने कहा कि अंडर करंट है और बीजेपी को क्लीन स्वीप कर देगी कांग्रेस। क्या आपको लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश पर असर रहेगा? देखिए, राहुल जी की बात करते से ही हंसी आ जाती है। राहुल जी की यात्रा को आप लोगों ने ही बड़े नज़दीक से देखा होगा, पूरे मीडिया ने भी देखा, जनता ने भी देखा। वो किस उद्देश्य को लेके यात्रा पे निकले थे, क्यों यात्रा की, यात्रा के बाद क्या उसका असर हुआ, गॉड नोज। पर मुझे जहाँ तक लगा था कि अगर राहुल जी यात्रा पे निकले हैं, भारत जोड़ो का तो कोई मतलब ही नहीं था। भारत पहले भी जुड़ा हुआ है और भारतीय सब एक हैं, हम सब मिलके ही हमेशा देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो पता नहीं वो क्यों निकले थे, पर हाँ ठीक है, अगर वो भारत दर्शन पे भी निकले थे तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये देश के बारे में और देशवासियों के बारे में कुछ समझ सकेंगे, क्योंकि शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है उनका लालन पालन भी विदेशों में हुआ, शिक्षा दीक्षा भी विदेशों में हुई। तो शायद वो गांव के लोगों की, जो वन क्षेत्र में रहते हैं हमारे आदिवासी भाई या जो हमारे मजदूर हैं, इन सब की ज़िंदगी से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है और ना इनकी पीड़ा कभी उन्होंने देखी है ना समझी है। पर मुझे लगा था कि शायद वो भारत दर्शन पे निकले हैं तो वो लोगों से मिलेंगे, देश को समझेंगे, देशवासियों को समझेंगे। पता नहीं पर उन्होंने क्या देखा और क्या किया, पर उनके जो बीच बीच में स्टेटमेंट्स आते रहे कि मैं राहुल नहीं हूँ, राहुल तो मर चुका है। अजीब बात है, राहुल मर चुका है तो आप कौन है? फिर उन्होंने कहा कहीं पे कि किसी ने पूछा आपको ठंड नहीं लगती, तो बोले नहीं, ठंड होती ही नहीं है, ये तो डर है। अरे हम सभी हाड़ मांस के बने हुए हैं, इंसान तो इंसान, जानवरों को भी ठंड लगती है। हम लोग अपने घर में जो गाय पालते हैं या जो भी जानवर पालते हैं, हम ठंडियों में उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ डालते हैं, उनको भी बंद जगह में रखते हैं ठंडियों में कि इनको ठंड ना लगे।
लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि साहब मैं टी शर्ट में निकल रहा हूँ, ठंड तो होती ही नहीं है, ये तो सिर्फ डर होता है। मतलब उनके स्टेटमेंट्स ही ऐसे रहते हैं कि भगवान ही मालिक है उनका। जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे मैंने उनको सुना तो देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि ना राहुल बाबा का कुछ हो सकता है और ना कांग्रेस पार्टी का कुछ हो सकता है। मुझे लगा था कि शायद ये भारत दर्शन पे निकले हैं, देश को समझेंगे, देशवासियों को समझेंगे, शायद हमें अच्छा विपक्ष मिलेगा, शायद इन्हें कुछ सीख मिलेगी, समझेंगे लोगों को, लोगों की बात जो है सदन में रखेंगे, किसानों की बात रखेंगे। क्योंकि पिछले सत्रों में मैंने देखा है कांग्रेस ने इतना उद्यम किया किसान बिल को लेके कि सदन चलने नहीं दिया। लोगों की करोड़ों रुपए की देश की संपत्ति का जो है फिजूल खर्ची हुई, सदन नहीं चलने दिया, जिसमें कि कई अच्छे फैसले लिए जा सकते थे। तो मुझे लगा था कि शायद राहुल बाबा देश भ्रमण पे निकले हैं तो किसानों की बात रखेंगे, मजदूरों की बात रखेंगे, गरीबों की बात रखेंगे, हमारे जनजातीय भाइयों की बात रखेंगे। पर उन्होंने वो कोई बात नहीं रखी। वो शायद अडानी मिशन पे निकले थे क्या, सिर्फ अडानी अडानी उनको दिखता रहा। और हमारे यहाँ वैसे मध्य प्रदेश में एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इनकी पार्टी जब तक सत्ता में रही, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने स्कैम्स किए, इन्होंने देश को लूटा, इन्होंने व्यक्तिगत लोगों को फायदे दिए, चाहे जीजाजी हों, चाहे मौसी जी हों, चाहे कोई भी हों। तो उनको आज भी वही सब दिख रहा है। अगर वाकई में वो यात्रा पर निकले थे और अगर लोगों से पूछते तो लोगों को जानते, तो उनको लोगों के जिंदगी में जो बदलाव आया है मोदी जी के नेतृत्व में वो उनको दिखता। करोड़ों लोगों के घर बने हैं, जिन लोगों ने पीढ़ियां निकाल दी झोंपड़ों में, उन लोगों को पक्की छत मिली है, उनके सर पे आज पक्की छत है। जिन माताओं बहनों ने दिन रात पूरी जिंदगी धुएं में निकाली है, उनकी आंखें खराब हुई हैं, उन्हें फेफड़ों की बीमारियां हुई हैं, उन माताओं बहनों को गैस के चूल्हे मिले हैं तो उनके चेहरे पे उन्हें मुस्कान दिखनी चाहिए थी। महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम हुए हैं उनको वो दिखना चाहिए था। वो किसी मिलिट्री स्कूल में जाके देखते। आज हमारी बहनों को मिलिट्री स्कूलों में एडमिशन मिलने लगे हैं, फौज में हमारी बहनें काम कर रही हैं, उनको वो अंतर दिखना चाहिए था। गांव गांव जो है प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ गया है, एक एक गांव में लाइट बिजली पानी ये सब पहुंच गया है, उनको वो दिखना चाहिए था। पर जो दिखना चाहिए था, जो उन्हें समझना चाहिए था, वो उन्हें कुछ नहीं दिखा। जी, तो आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कोई असर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो आने वाले उन पे नहीं पड़ेगा? ना तो चुनावों पे कोई असर पड़ेगा, ना राहुल बाबा पे पड़ेगा, ना कांग्रेस पार्टी पे पड़ेगा। क्योंकि दाढ़ी बढ़ाने लेने से ऐसा नहीं होता कि कोई विद्वान बन जाए। जी जी। अखिलेश यादव 2022 में मध्य प्रदेश आए थे अगस्त के महीने में। जो जनसभा थी, जो कार्यक्रम था, उसमें आप भी सम्मिलित हुए थे। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि आप आमंत्रित हैं समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए। उस ऑफर पे क्या विचार है आपका? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, भारतीय जनता पार्टी मेरा घर है। मैं मेरे परिवार में बहुत खुश हूँ और पार्टी ने भी मुझे जो दायित्व दिया है मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और एक कार्यकर्ता के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी में काम करके मुझे बहुत सुकून है। मेरे परिवार की, मेरी जो विचारधारा थी, जिस परिवार में मुझे जो संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों को देखते हुए मैं अपनी पार्टी में बहुत खुश हूँ। और मेरा जो उद्देश्य था वो मेरे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र का विकास हो रहा है, मेरे क्षेत्र के एक एक गरीब की ज़िंदगी में खुशहाली आ रही है। मैंने करोड़ों लोगों को मेरे लोकसभा में, पूरे देश की जनता में जो खुशी है वो तो है ही, पर मेरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जब देश हित में फैसले लिए जाते थे तो हर व्यक्ति के मन में टीस रहती थी कि आज मोदी जी ने ये फैसला लिया है राष्ट्र हित में, तो इसमें मेरी भी सहभागिता होनी चाहिए थी। और जब धारा 370 हटी या राम मंदिर बनने का मार्ग जब प्रशस्त हुआ तो मेरे क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता को गर्व हुआ था कि आज हमारा वोट सही जगह गया, राष्ट्र हित में, देश हित में आज मेरा वोट सही जगह गया। तो मैं भी बहुत खुश हूँ भारतीय जनता पार्टी में, मेरे क्षेत्र के लोग भी बहुत खुश हैं। और मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की और अपने देश की सेवा में हमेशा करते रहूं। जी, एक अंतिम सवाल मेरा, रामचरितमानस को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने बयान बिल्कुल सुना होगा, इस पूरे विवाद पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तहीं तैसी, वो उनका अपना सोच है। लेकिन हम सनातनी लोग हैं, हम धर्म में विश्वास करते हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमारे लिए तो हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य सब कुछ हैं।
और द्वापर युग में और त्रेता युग में भी राक्षस हुआ करते थे। तो जिसकी जैसी भावना, जिसको जैसा जो करना है करता रहे, पर हम तो अपने ईश्वर में विश्वास रखते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन सब ठीक होगा, लोगों को सद्बुद्धि आएगी। जी, तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में 2023 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। 24 को लेकर ये नहीं कहा कि चुनाव गुना से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो भी पार्टी कहेगी वो जो है करेंगे केपी यादव जी। और तमाम बातें जो है हमने इनसे की। बहुत बहुत शुक्रिया केपी यादव जी, आपने एमपी तक के मंच पर आप आए और आपने तमाम जो बातें हैं वो रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं भी एक आखिरी बात कह के अपनी बात को पूर्ण करूंगा कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जी, हमारे मोदी जी ने जिस समय राष्ट्र की बागडोर संभाली, तब आपको पता है देश की क्या हालत थी। उन्होंने देश को, पूरे विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश के लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आए। इतनी बड़ी महामारी उनके कार्यकाल में आई, लेकिन उस महामारी में भी सही समय पे सही निर्णय लिए और हमारे लोगों के जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने सही समय पे सही कदम उठाए। ना सिर्फ स्वदेशी वैक्सीन बनवाया, बल्कि वो वैक्सीन पूरे देश में फ्री में लगवाया। इस महामारी के बाद भी, जब आज कई विकसित देश भी आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, हमारे पड़ोस के पाकिस्तान के हालात देखिए क्या हैं, लेकिन ऐसे समय के बाद भी आज हमारी इकॉनमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर हुई है और हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। और आगे भविष्य में मैं तो कहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित ही हम विश्व में टॉप पर पहुंचेंगे और हमारे नेताओं पे, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे हमें पूरा भरोसा है कि राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि हम देश हित में, राष्ट्र हित में, अपने देशवासियों के हित में हमें काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी यादव जी, एमपी तक से बातचीत करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।